आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। अब मार्केट बिग बॉयज में हमारे साथ डीआर चोकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चोकसी जुड़ गए। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। एक और सत्र जहां पर निफ्टी बैंक की खूब धुलाई हो रही है, खबर तो आप जानते ही हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? स्पेशली एसबीआई कार्ड, बजाज फाइनेंस और खासतौर से ये दो एंटिटीज, क्योंकि एक तो क्रेडिट कार्ड लेंडिंग एसबीआई कार्ड्स पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, दूसरा बजाज फाइनेंस बनाया ही गया था कंज्यूमर लोन्स देने के लिए और उस पर एक और दूसरे दिन गाज गिरती हुई। इन दोनों में अगर एक्सपोजर है तो क्या करना है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल, सबसे पहले तो आई थिंक जो आरबीआई की पॉलिसी है फॉर टाइटनिंग ऑफ द अनसिक्योर्ड क्रेडिट, इट्स अ वेलकम पॉलिसी। क्योंकि अगर ये पॉलिसी आप नहीं लाते तो शायद आई थिंक बुक्स के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती। ऑफ कोर्स बैंक्स लाइक बजाज फाइनेंस आर डेफिनेटली आई थिंक मोर विजिलेंट अबाउट आई थिंक देयर ओन सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स, बट फिर भी रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव का फर्ज बनता है कि आई थिंक दे प्रिवेंट any kind of NPAs happening due to unsecured loans. So that is more than welcome. Another point I think which we noticed that those companies which are already following the prudent practices, जो कंपनियां already precaution लेके आगे बढ़ रही है, उसमें बजाज फाइनेंस की कंपनी इंक्लूडेड है, उनके लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं मानता हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल वुड बी लेस फॉर देम। ऑन द कंट्री बजाज फाइनेंस ने रिसेंटली 10,000 करोड़ फंड्स रेज किए हैं, so that will come handy for them for lending purpose. And as and when in future if they require new money, I think they have the ability to raise that kind of a money. So मैं नहीं समझता हूँ कि I think that will create a larger amount of problem for them. At the same time, some of the smaller and weaker size banks and NBFCs which are there, उनके लिए शायद चैलेंज बढ़ सकती है। तो ये एडवांटेज आई थिंक स्ट्रॉन्गर कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस, जियो फिनसर्व जैसी कंपनी को ज्यादा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। So overall, I think we remain neutral to positive about I think this particular view, and we believe that I think banks like Bajaj Finance will remain relatively stronger position going forward as well. ये एक नीजक रिएक्शन जरूर देखने को मिल रहा है देवेंद्र भाई, लेकिन क्या ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक बड़े क्लीनअप की तरफ इशारा है? और खासतौर से आपका कल दोपहर में जिस तरह से एक्सिस बैंक टूटा, आईसीआईसीआई बैंक को लेकर मेरा सवाल ये है, क्योंकि संदीप बख्शी साहब ने स्पेसिफिकली कहा था कि हम अपनी कंज्यूमर लेंडिंग को थोड़ा सा और पुश करने वाले हैं। ये प्लान्स फिर क्या बैक बेंच पे चले जाएंगे, बैक बर्नर पर चले जाते हैं? हर्षदा, मेरा ऐसा मानना है कि जो बैंक के पास फंड रेज करने की क्षमता नहीं है, उनके लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा आ सकता है। जो बैंक के पास ऑलरेडी फंड रेज करने की क्षमता है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बैंक्स एनबीएफसी को लैंड करती है, तो ऑब्वियसली आई थिंक इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन बैंक्स वुड प्रेफर टू लैंड टू दोज एनबीएफसीज व्हिच हैव गॉट द लीस्ट ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसके अंदर बजाज फाइनेंस का नाम इंक्लूडेड है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इसमें नाइदर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या बजाज फाइनेंस को कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, जहां तक जो बैंक और एनबीएफसी का सवाल है कि जो फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कंस्टेंट है, उनके लिए शायद आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट अदरवाइज आई थिंक रेस्ट ऑफ द बैंक्स एंड अदर एनबीएफसीज, यहाँ पे कैपेसिटी बेटर है, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेज करने का एक मार्ग दिया है उन्होंने, मैं नहीं समझता उनके लिए कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके देवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। सर, आज जब बाजार में बैंक्स और एनबीएफसीज अनसिक्योर्ड लोन वाले थोड़े कोलैप्स हो रहे हैं, बाजार ने एक और मैसेज दिया है कि मैं क्रूड में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। क्रूड के रिट्रेसमेंट को हाथों हाथ दिया बाजार ने। सर, ये जो यूएस में आई थिंक हुआ, जो इन्फ्लेशन नीचे आया, इसका एक प्रतीक ये भी है कि थोड़ा ठंडापन अर्थव्यवस्था में, धीमापन आ रहा है, जिसको क्रूड का पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप क्रूड के इस इम्पैक्ट को कैसे रीड कर रहे हैं सर? और स्टॉक स्पेसिफिक होकर अगर इस इम्पैक्ट को चेज करना हो तो आपके जहन में क्या आ रहा है? पिडिलाइट, एशियन, बर्जर, इंडिगो, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इन स्टॉक्स को? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। वेल, मैं कोई बहुत जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता हूँ क्रूड ऑयल के दाम के लिए। आई थिंक करीबन $75 के आसपास ब्रेंट का दाम आया है, तो दैट इज अ वेलकम मूव। डेफिनेटली आई थिंक इफ दिस पर्टिकुलर रेट सस्टेन्स, तो इंडिया के लिए सोना में सुहागा हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वी आर रियली पॉजिटिव अबाउट इट। हाउएवर द रेट शुड सस्टेन एट दिस लेवल। अगर रेट सस्टेन होता है तो क्रूड एंड क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स, यानी रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड आल्सो द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जिनकी कंजम्पशन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, जिनकी कंजम्पशन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, जिनकी कंजम्पशन इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लाइक पेंट्स के अंदर भी होती है, ये सब जो जगह पे उनकी कंजम्पशन होती है, तो इट लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस
is a good sign for the derivative companies who are basically consuming the crude oil products. उनके लिए profitability के लिए अच्छा संकेत है. मगर ये सस्टेन होना जरूरी बनता है. If this is sustaining, then possibly I think whatever names you have spoken about, they will have relatively far better time than what they have seen in the last quarter. Fortunately, गए क्वार्टर के अंदर मार्जिन सुरक्षित रहे, whether it is Asian Paint, whether it is Pidilite, or even for that matter any other companies which have basically consumed the crude oil derivative products. Third quarter and fourth quarter, मेरा ऐसा मानना है कि I think is going to remain reasonably strong, going by the traction in the economy. तो मैं मानता हूँ कि अगर एक बाजू वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता है और दूसरी तरफ मार्जिन के अंदर स्टेबिलिटी आती है, I think these companies will have relatively better times going forward. इस बीच आप एक बार बैंक निफ्टी को देखिए. बैंक निफ्टी भाई नहीं टिक रहा था हायर लेवल्स पे, और फर्स्ट इंस्टेंस में 44, 43, 900 का कोलेटरल क्लियरली कंफर्टेबल नजर आ रहा था. और आप देखिए 43,640 पर निफ्टी बैंक ने भी देवेंद्र भाई के बोलते बोलते जो था इंट्राडे में टिक स्विंग लगाया. स्विंग टिक जो लो लगाया वो सुबह के मॉर्निंग स्विंग को ऑलमोस्ट मैच कर गया, और वो टूटा तो और पेन बढ़ेगा इस वक्त. बट बैंकों पे बात हो चुकी है यहाँ पर, और क्रूड डेरिवेटिव से बातचीत हो चुकी है. निफ्टी फार्मा एट डे हाई. आज बाजार में जिस चीज़ ने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया है वो है निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर. देवेंद्र जी, ये अपोलो हॉस्पिटल्स की अर्निंग्स आपको पर लगी कैसी? और ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग तबका रहा है, सेकुलर मूव देने वाला स्पेस रहा है हॉस्पिटल स्टॉक्स, और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में भी इस बार डॉक्टर लाल पैथलैब के नंबर्स के बाद स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रही है. सर, ये हेल्थ केयर स्पेस पे आपकी राय, डायग्नोस्टिक प्लस हॉस्पिटल स्टॉक्स? तो करीबन 20% के आसपास का एवरेज ग्रोथ दिस पर्टिकुलर स्पेस इज अज्यूमिंग both hospital as well as diagnostic business. Both of them are assuming around 20% kind of a steady growth. And I think that is something which I think we would like to factor into. Any company which is growing with this kind of a growth rate will double the size of the balance sheet every 4 years. तो उसका मीनिंग ये होता है कि हर 2 साल के अंदर उनको पैसे नए डाल के नए हॉस्पिटल, नए बेड्स बनाने पड़ेंगे, particularly in the hospital business. Which means that every 2 years, 3 years time, these hospital companies will come to investors to buy new money, because I think the requirement for producing the growth will be continuous, and that is where I think they would probably be requiring more and more money. I'm absolutely, I think, comfortable with the growth that is being produced by these companies. However, I think those businesses which keeps on coming to investors again and again for taking money, वहाँ पे मैं थोड़ा संभलना चाहता हूँ, and that is where I think the valuation matters to me. करीबन आज की तारीख के अंदर most of the hospital stocks are adequately priced. Headroom for upside is relatively less. Unless market के अंदर कोई correction आता है और price के अंदर fall आता है, then I think it becomes a meaningful buy given the kind of situation that I spoke about. But otherwise, I think buying at current levels, you will have to keep, I think, relatively smaller margin available to you for appreciation, and at the same time longer period of investment in your portfolio. ये चीज के ऊपर इन्वेस्ट को ध्यान रखना जरूरी बनता है. अब देवेंद्र, इंश्योरेंस कंपनियों पर आपकी अब क्या राय रहेगी? मुझे याद है एक समय जब पूरा बाजार इस पूरे सेक्टर पर काफी बुलिश था और फिर इन स्टॉक्स ने कुछ करके नहीं दिया. आज इन काउंटर्स में थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही, चाहे वो SBI लाइफ हो, मैक्स हो, HDFC लाइफ, ICICI लॉम्बार्ड. इधर क्या एक्सपोजर बढ़ाने का टाइम ठीक है? तो इंश्योरेंस बिजनेस का मेरा ऐसा समझना है कि आई थिंक अलोंग विद द ग्रोथ इन द GDP, द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ आल्सो इज मेंटेन्ड. करीबन 28 से 30% का सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपोनेंट रहता है GDP के अंदर. So to a greater extent, I think with the GDP increasing 3 times, 4 times from current levels in next 10, 12 years, the similar amount of money would be available, I think, for savings and investment. And a component of this savings and investment money goes into the insurance premium. That is understood. So insurance companies का जो growth है, मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन सालाना 15 से 20% के बीच में न्यू बिजनेस प्रीमियम का ग्रोथ चालू रह सकता है अगले 5 साल 10 साल के लिए. So that is the kind of growth trajectory we are talking about. However, valuation की नजरिए से देखें तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आई थिंक आपको एक वैल्यूएशन कंफर्ट मिलना जरूरी बनता है. एम्बेडेड EBITDA, EV to EBITDA यानी एम्बेडेड वैल्यू टू EBITDA का जो रेशियो है, if that remains under comfortable position, then possibly buying is more rewarding. Currently, many of the insurance companies are putting at adequately high amount of EV to EBITDA,
and that is where I feel that the valuations are adequately priced. Currently market के अंदर एक 10% का जो भाव के अंदर करेक्शन आता है कोई कारण सर, then this companies becomes relatively more comfortable to buy into the portfolio for 15 to 20% kind of return in a year's time. तो नजरें होनी चाहिए। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनियां आज आउट परफॉर्म कर रही हैं। देवेन, ऑटो कंपनियों पर आपका क्या टेक है? क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने साफ कह दिया है कि 32 दिन फेस्टिविटीज के बड़े अच्छे रहे, 19-20% तक की ग्रोथ देखने को मिली। आई एम होपिंग ये आयशर, बजाज ऑटो और मारुति भी अपना डेटा पॉइंट शेयर करेंगी। लेकिन जिस तरह के लॉन्चेस प्लान्ड है और जिस तरह का फिर निचले लेवल से मोमेंटम देखने को मिला इन स्टॉक्स में, क्या रिटर्न्स बन सकते हैं? I think one should remain bullish about auto and the prospects within auto. Two-wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles, farm equipments. In each of the verticals, we are seeing the high amount of demand growth in the current scenario. जैसे मैंने थोड़े समय पहले बताया कि इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, कंज्यूमर के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पावर भी बढ़ता है। अगर ये पावर बढ़ता है तो डेफिनेटली आई थिंक ऑटो एंसिलरीज के लिए अच्छा कारण है। मैं ऐसा समझता हूँ कि करंट लेवल के ऊपर टू व्हीलर कंपनीज, पैसेंजर व्हीकल कंपनीज, they are suggesting that they will continue to produce around 15% kind of a growth in their earnings, or even in a better scenario 20% kind of a growth in their earnings. अगर कोई कारण सर मार्केट में स्टॉक के दाम नीचे लेवल पे ट्रेड होते हैं तो शायद ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ दिस कंपनीज, करंटली द कोटेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, मैं ऐसा समझता हूँ कि हेडरूम इज रिलेटिवली लेस। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्राइस टू परफेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। करीबन 10% के आसपास का अपसाइड यहाँ से दिख रहा है। अगर कोई कारण सर मार्केट में गिरावट आती है और नीचे के लेवल के ऊपर प्राइस मिलते हैं स्टॉक के, तो करीबन 15-20% कमाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। तो ये चीज के ऊपर आप ध्यान रखें। कीप मनी रिजर्व फॉर बाइंग एट अ लोअर लेवल्स। मे बी कंपनीज लाइक टाटा मोटर कैन बी लुक लिटिल डिफरेंटली एट द करंट लेवल। कोई कारण सर स्टॉक के अंदर 5% के आसपास का भी फॉल आता है तो दैट वुड बिकम अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू द पोर्टफोलियो। ओके देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर, अपनी सेक्टर्स पर राय रखी आपने, और बेहद खूबसूरत हो और शांत हो और आरामदायक आपका सप्ताह अंत गुजरे, यही शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडस्ट्रीज